एक तरफ गदर 2 मचा रही थी धमाल, उधर बैंक ऑफ बड़ौदा ने मचा दिया बवाल। जी हाँ, सन्नी देओल बहुत बिजी थे अपनी पिक्चर की सफलता को लेकर, मदमस्त थे, उनकी सफलता का आनंद मना रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे, क्योंकि उनकी पिक्चर कर रही थी वेल, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा मचा रहा था उनके घर की डोरबेल। जी हाँ, कब्जा लेने बैंक पहुंच गया था। 56 करोड़ रुपया बैंक का नहीं दे पाए थे सन्नी देओल, और बैंक उनके घर का कब्जा लेने पहुंचा था। आप ध्यान से देखिए कि ये एनपीए होने के बाद क्या होता है। बहुत रसूखदार व्यक्ति, बीजेपी के कद्दावर नेता, गुरदासपुर से एमपी एंड फिल्म स्टार घराने से संबंध रखने वाले, उनके घर पर बैंक कब्जा लेने पहुंच गया। आप देखिए कि एनपीए के बाद क्या होता है। साथियों, आपने जब एनपीए का क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने सरफेसी एक्ट के नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) का जवाब भी नहीं दिया। मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धन की बात। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ क्या है? एनपीए हुआ है, और इस मर्ज की दवा क्या है वो है मेरे पास। मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या है। एनपीए होने के बाद आपको एक नोटिस दिया जाता है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अंदर एक आपको नोटिस दिया जाता है। ये सरफेसी एक्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सरफेसी मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जी हाँ, ये एक्ट 2002 में आया था, एंड इसमें सरकार को ने इनको पूरी आज़ादी दे दी थी बैंक को। बात भी सही है कि जब आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी है तो उसके लिए कोई कोर्ट, किसी कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक अपने इंटरेस्ट को इन्फोर्स करके उसका कब्जा लेके उसको बेच सकता है दोस्तों। तो यह है सरफेसी एक्ट 2002। जब आपका अकाउंट एनपीए होता है तो सबसे पहले बैंक आपको एक नोटिस देता है सरफेसी एक्ट में सेक्शन 13(2) के तहत, और उसके अंदर देता है आपको 60 दिन का टाइम। वो कर लेता है रिकॉल अपना पूरा पैसा, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया, आपने किस्त नहीं दी या इंटरेस्ट नहीं दिया 3 महीने तक। अकाउंट को एनपीए करने के बाद बैंक उस नोटिस के तहत आपसे पूरा पैसा वापस मांगता है, यानी रिकॉल कर लेता है कि मेरा पूरा पैसा वापस दीजिए क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। बस यही एक गोल्डन पीरियड है 2 महीने का दोस्तों। इसी में आप सब कुछ कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। ज्यादातर लोग 99.9% लोग इसका जवाब तक नहीं देते। जब आपने उसका जवाब नहीं देंगे तो बैंक कब्जा लेने आ जाएगा सेक्शन 13(4) में। आपके घर का कब्जा लेगा, उसको बेच देगा, क्योंकि आपने अब बैंक को रोकना है 13(2) के नोटिस के अंदर। उसकी समय सीमा 60 दिन है, उसके अंदर बैंक को आपने रोकना है दोस्तों। कैसे रोकना है ये मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी कीमत पे, मैं हमेशा ही कहता था कि अकाउंट को एनपीए ना होने दे। अगर अकाउंट एनपीए हो गया है तो कम से कम अब ये 60 दिन का इस्तेमाल अपने फेवर में कीजिए, उसका जवाब दीजिए। अब आपको देखना होगा 13(2) का नोटिस, उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसकी वैलिडिटी देखिए, उसकी वैधता देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 लाख से नीचे के लिए सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर ऐसा नोटिस आपको मिला है 1 लाख से नीचे के लोन के लिए तो उसको चैलेंज करिए। दूसरी चीज क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप है ना गिरवी रखते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी रख देते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रख देते हैं, उसके साथ कुछ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी रख देते हैं बैंक के साथ। आपको ये बता दें कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, पर बैंक आपको नोटिस देता है उसके लिए, उसको रोकिए। अगर आप रोकेंगे नहीं तो कब्जा ले लेगा। सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। तीसरी चीज क्या है, जितना आपका लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट है, अगर बकाया
20% से नीचे रह गया है, उस लोन का बकाया 20% से नीचे रह गया है जो आप नहीं दे पाए हैं, उस पर भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी वैलिडिटी देखिए। अगर वो वैलिड ही नहीं है तो उसको चैलेंज कीजिए, बैंक को उसका जवाब दीजिए कि ये जो नोटिस दिया है आपने सेक्शन 13(2) के अंदर, ये वैलिड ही नहीं है, ये आप दे नहीं सकते, उसका जवाब दीजिए। अगर वो नोटिस वैलिड है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप उसको 60 दिन के अंदर बैंक को उसका एक जवाब दें, अपना प्लान दें, क्योंकि बैंक ने आपसे पूरा पैसा वापस मांगा है। वो किस लिए मांगा है? कि वो आपने डिफॉल्ट किया है। आपके पास 3 रास्ते हैं। वैसे तो रास्ते डिपेंड करेगा किसी भी व्यवसाय के ऊपर, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से रास्ता बताया जाएगा, पर बाय एंड लार्ज देयर आर 3 वेज। आप 13(2) का जवाब दें और उस नौबत तक ना आने दें कि बैंक आपके घर का, जैसे सन्नी देओल जी के घर पे बैंक पहुंचा था, उसको ना आने दें। आप ध्यान से देखिए कितने रसूखदार लोग हैं, उनके घर पे बैंक पहुंच गया क्योंकि उन्होंने 13(2) का जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने आपसे पैसा रिकॉल किया है, आप उसका जवाब दीजिए, पैसा तो देना ही पड़ेगा। उनको घर तक आने से रोकिए, कब्जा लेने से रोकिए, क्योंकि अगर आप बेच के देंगे अपनी प्रॉपर्टी को तो आपकी समाज में इज्जत खराब नहीं होगी। अगर बैंक उसको छीन के बेचेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं शुरू से कह रहा था कि एक बार अकाउंट एनपीए हो जाए तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। अब जब एनपीए हो ही गया है तो मैं आपको बताऊंगा 3 ही तरीके हैं। नंबर 1, डीपीडी क्लियर करिए। नंबर 2, रिस्ट्रक्चर करिए। नंबर 3, ओटीएस करिए। अब मैं तीनों चीजों को बारी बारी से आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। डीपीडी मतलब डेज पास ड्यू। जिस दिन आपको नोटिस मिला है वो उस दिन तक के, जाहिर सी बात है 3 महीने के आपके पैसे नहीं गए हैं, 1 महीना और हो गया होगा नोटिस इशू करने में, 4 महीने या 5 महीने, वो 5 महीने तक का जितना ड्यू है अगर आप वो भर देते हैं 60 दिन के अंदर तो आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होगा। आप उसका जवाब दें और 60 दिन के अंदर डीपीडी क्लियर कर दें। एक लेटर बैंक को लिख दें कि हमने डीपीडी क्लियर कर दी है, इसलिए हमारे अकाउंट को स्टैंडर्ड कर दिया जाए। एक अंडरटेकिंग दे दें कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। ये 2 चीजें आप कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा अकाउंट। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप देने की पोजीशन में होंगे। मेरे हिसाब से 3 महीने नहीं दे पाए, 4 महीने नहीं दे पाए, अगर आपके कहीं ड्यू झटके हुए तो अब आ गए होंगे। अगर आपकी बिजनेस लाइन ठीक है, आपको लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो आप है ना डीपीडी क्लियर करके अपने अकाउंट को एनपीए से बचाएं। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता उसको रीस्ट्रक्चर करें। आपने 60 दिन के अंदर बैंक को बताना है कि हमें है ना इसको अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करना है। उसके बाद उसके पूरे फाइनेंशियल देने हैं, उसकी प्रोजेक्शन देनी है। मान लीजिए आपकी किस्त 10 लाख रुपए महीना आ रही है तो आप ऐसे रिस्ट्रक्चर कराइए कि आपकी किस्त 6 लाख रुपए हो जाए, 5 लाख रुपए, जितना आप भर सकते हैं। आपको एक बार ये मौका जीवन में बैंक देता है, आप उसको रिस्ट्रक्चर कराएं। आप बैंक से बताएं कि मैं 10 देने की पोजीशन में नहीं हूं, उसका टेन्योर बढ़ा दिया जाए। अगर जो लोन आपका 5 साल का टेन्योर बचा है उसको 10 साल का कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है आपकी इंस्टॉलमेंट आधी रह जाएगी। कोई भी रिस्ट्रक्चर प्लान आप बैंक को बना के दें 60 दिन के अंदर। जब आप कुछ नहीं देते तो बैंक 13(4) पे आ जाता है, यानी कब्जे पे आ जाता है। आपकी जो साइलेंस है ना, बैंक समझता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। अब तो आप रिस्ट्रक्चर का प्लान लगाएं, प्रॉपर प्लान कि आप इसको कैसे देंगे। रिस्ट्रक्चर के बहुत तरीके हैं। या तो आप टेनर बढ़ाएं, अगर आप टेनर नहीं बढ़ाते तो बैलूनिंग करा लें। आपकी किस्त अगर 10 लाख रुपए महीना चल रही है, बैंक से कहें मेरी अभी 3 लाख रुपए कर दीजिए, 6 महीने बाद 5 लाख कर दीजिए, 1 साल के बाद 10 लाख कर दीजिए, 1.5 साल के बाद 12 लाख कर दीजिए, 2 साल के बाद 18 लाख कर दीजिए। टेनर वही रहेगा, मुझे आज थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी वर्तमान में, और धीरे धीरे इस किस्त को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि रिस्ट्रक्चर का प्लान आपने क्या देना है। फिर वही बात आ जाएगी, आपका बिजनेस का स्वरूप है, आपके बिजनेस की परिस्थिति है, उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चर प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है आप किसी कंसल्टेंट की सलाह लें, और सलाह लेने के बाद वो प्लान बनाएं। वैसे तो जब भी आपको 13(2) का नोटिस आ जाता है, बिना किसी देरी के आप किसी कंसल्टेंट के पास आए और उसका जो भी आपने करना है, डीपीडी क्लियर करना है, रिस्ट्रक्चर प्लान देना है,
या OTS करना है। तो ये आप उसको तुरंत बैंक में दें, जिससे बैंक अपनी आगे की कार्रवाई यानी कि 13/4 को रोके। अगर एक बार 13/4 हो गया, बैंक के पास कब्जा चला गया, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये हुआ आपका रिस्ट्रक्चर प्लान। इसके बाद आता है OTS, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब यह है कि आपको लगता है कि बिजनेस ये आप चला ही नहीं पाएंगे, इसकी जो बिजनेस की स्थिति है इतनी खराब है, ये नहीं चलेगा और हमने इसको अकाउंट को बंद ही करना है, बिजनेस को ही बंद करना है, तो आप OTS प्लान दें, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट में या तो आप विद हेयर कट दें या विदाउट हेयर कट दें। ये हेयर कट क्या है? जब आप बैंक को 10 करोड़ रुपए मान लीजिए आपने बैंक के देने हैं और आप है ना देने की स्थिति में हैं 7 करोड़ 8 करोड़, वन टाइम सेटलमेंट हो रही है, आप कहते हैं मेरे को 2 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए, तो ये 2 करोड़ रुपए हेयर कट है। बैंक की बहुत सी पॉलिसी आती हैं, बैंक उसमें रियायतें देता है, तो जितनी रियायत मिलती है उसको हेयर कट बोलते हैं। तो आपने देखना है विद हेयर कट देना है या विदाउट हेयर कट देना है। इसमें मेरी सलाह रहती है दोस्तों, यदि आपके कुछ सपने हैं, आपने फिर कोई बिजनेस शुरू करना है, इसके बाद भी बिजनेस करना है, तो आप ना कोई हेयर कट बैंक से ना लें। जो बैंक का पैसा है उसको OTS प्लान में दे दें। OTS प्लान में देने का मतलब ये है आप 3 महीने का 6 महीने का उनसे टाइम मांग लें और उनका पूरा पैसा विद इंटरेस्ट क्लियर कर दें। तो इस स्थिति में आप आगे भी बिजनेस करने के लायक रहेंगे। बैंक के पास फिर जा सकते हैं पैसे लेने के लिए, बैंक आपको मना नहीं करेगा। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि पहला बिजनेस आपका बंद हुआ, आपने बैंक से कोई रियायत नहीं ली, कोई हेयर कट नहीं लिया, तो आप फिर बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को तो बिजनेस करना ही नहीं है। व्यक्ति ओल्ड एज में है, उम्र 65 साल हो गई है, कह रहे मेरे को बिजनेस करके क्या करना है और मेरे पास पैसा है भी नहीं, तो वो तो हेयर कट से ही काम चलेगा। अगर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपया है, देना 8 करोड़ रुपया है, एंड अपने घर के सोर्स से सेविंग से निकाल के 50 लाख रुपए दे देते हैं वो, तो कुल मिला के 5.5-6 करोड़ रुपए देंगे, तो हेयर कट लेना पड़ेगा। और बैंक भी उसके लिए एग्री कर जाता है। किस लिए एग्री कर जाता है? कि जब इनके पास है ही नहीं, बैंक भी इतनी जल्दी से नहीं हेयर कट देता। बैंक आपकी फाइनेंशियल स्थिति देखता है कि आपके पास और क्या है, उसके लिए CA का सर्टिफिकेट मांगता है आपकी नेट वर्थ जानने के लिए। अगर वास्तव में आपके पास कुछ नहीं है, आपकी नेट वर्थ 0 है, तो बैंक जो आप ऑफर कर रहे हैं उस पर मान जाता है, क्योंकि लिटिगेशन अवॉइड करने के लिए बैंक भी कहता है कोई फायदा नहीं है। अगर लिटिगेशन में जाते हैं तो पैसा इतना ही मिलना है, तो उसको ले लीजिए। पर उसके बाद कोई भी बैंक हिंदुस्तान में ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं देता। ये उन्हीं लोगों के लिए ठीक है जो रिटायर होने की एज में है या उनको कोई बिजनेस आगे नहीं करना है। तो ये कहना मेरा है कि जब भी आपको 13/2 का नोटिस मिले, आप उसका 60 दिन के अंदर जवाब दें। जैसे कि मैंने कहा था, वो एक गोल्डन पीरियड है। वैसे तो आपका अकाउंट NPA होना नहीं चाहिए, अगर हो गया है तो उसको आप है ना 60 दिन के अंदर जवाब देके कब्जा लेने से रोकिए। मैं क्यों कह रहा हूं कब्जा लेने से रोकिए? क्योंकि बैंक कब्जा लेगा तो आप डिफॉल्टर हो गए। आप बैंक के पास अपना प्लान दीजिए, उनसे परमिशन लीजिए कि मेरी जो एसेट है वो मैं बेच के आपको पैसे देने के लिए चाहता हूं, मुझे 3 महीने का 6 महीने का टाइम दे दीजिए। किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठना है साथियों, आपने उसका जवाब देना है, देना है, देना है। अगर आप शांत रहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पर बैंक का कब्जा होगा सेक्शन 13(4) के अंदर। जैसे कि सनी देओल जी के यहाँ लेने आए थे कब्जा, वो एक रसूखदार व्यक्ति थे, उन्होंने रुकवा लिया, पर आप नहीं रुकवा पाएंगे दोस्तों। इसलिए जब भी आपके पास 13(2) का नोटिस आ जाए, आप किसी कंसल्टेंट से मिलें और मिलकर उसका जवाब दें, अपना प्लान बैंक को बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरा प्रोग्राम जरूर देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इसमें आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक खुश रहे, आबाद रहे, मेरा प्रोग्राम देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।